नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिहार के लिहाज से आज की सबसे अहम खबर की। जी हां, हम बात करेंगे गोपालगंज की, जहां टूटे अप्रोच पथ को ठीक किया गया है। बता दें कि कल महासेतु का अप्रोच पथ टूटा था। 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हुआ था अप्रोच पथ। अप्रोच पथ को अब तक आम लोगों को, जी हां, आम लोगों के लिए अभी तक खोला नहीं गया था। आज सीएम बंगारा महासेतु का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, लेकिन खबरें उससे पहले आनी शुरू हो गई कि अप्रोच पथ जो है वो ध्वस्त हो गया है। लेकिन अब राहत भरी ये खबर है कि अप्रोच पथ को ठीक कर लिया गया है। तो कल महासेतु का अप्रोच पथ टूटा था और आज उद्घाटन होना था। ऐसे में युद्ध स्तर पर कवायद चल रही थी अप्रोच पथ को ठीक करने के लिए। तो चलिए, फजीहत से बचने के लिए अब अप्रोच पथ को ठीक कर लिया गया है। तो ध्वस्त अप्रोच पथ दुरुस्त हो गया है। गोपालगंज से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। टूटे अप्रोच पथ को ठीक कर लिया गया है। बता दें कि आज उद्घाटन होना था और महासेतु का अप्रोच पथ इन सब के बीच टूट गया था। कल 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हुआ था अप्रोच पथ। तो आज सीएम करेंगे बंगरा महासेतु का ऑनलाइन उद्घाटन, लेकिन उससे पहले महासेतु का अप्रोच पथ टूट गया था और लगातार सुबह से ही हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे और यह भी बता रहे थे कि इसे ठीक करने की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। और राहत की बात यह कि अप्रोच पथ ठीक हो गया है। उद्घाटन से पहले टूटे ध्वस्त अप्रोच पथ को ठीक कर लिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीएम नीतीश कुमार आज गोपालगंज की जनता को महासेतु का तोहफा देने वाले हैं। बैकुंठपुर में बना बंगरा घाट महासेतु स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा ये महासेतु बनकर तैयार है। इस पुल के निर्माण पर 509 करोड़ की राशि खर्च हुई है। 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल को बनाने में 6 साल 4 महीने लगे हैं। पुल के चालू होने से 6 जिलों के करीब 8 लाख की आबादी के आवागमन में सहूलियत होगी। इस महासेतु के चालू होने के बाद गोपालगंज, सीवान और सारण में मुजफ्फरपुर की दूरी 55 किलोमीटर, दरभंगा की दूरी 65 किलोमीटर, जनकपुर की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। पुल के चालू हो जाने से सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे जिला का SH 90 और पूर्वी चंपारण का SS 27 आपस में जुड़ रहे हैं। 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने गोपालगंज की जनता को महासेतु का दूसरा तोहफा दिया है। 55 दिन पहले यानी 16 जून को इस प्रखंड में 4 किलोमीटर की दूरी पर बना 70 घाट पुल को सीएम ने जनता को समर्पित किया था। गोपालगंज का ये तीसरा मेगा ब्रिज है, बंगरा घाट महासेतु। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज को ये बड़ी सौगात सौंपेंगे। और गोपालगंज के अलावा जो मुजफ्फरपुर है, छपरा है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो इलाके हैं, इस पुल के उद्घाटन हो जाने के बाद से जो है उस इलाके सब जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप देखेंगे कि जो गोपालगंज का जो देरा इलाका है, इस देरा इलाका जो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और ये कभी नक्सलियों का हुआ करता था। लेकिन आज जो है इस पुल के उद्घाटन हो जाने के बाद से जब यहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ेंगी, तब यहाँ पर जो विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे और साथ में जो किसान हैं यहाँ पर, उन किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा। आप देखेंगे तैयारियाँ जो उद्घाटन की पूरी कर ली गई हैं, वहाँ टेंट लगाए गए हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और इस पुल के जो शिलान्यास है वो 2014 में किया गया था। हम खुद बात करते हैं पूर्व विधायक और जदयू प्रदेश महासचिव जी से। हम बताएं सर, पुल का उद्घाटन कब हुआ, शिलान्यास कब हुआ था? ये पुल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 11 अप्रैल 2014 को उन्होंने राजापट्टी में, इसी बैकुंठपुर में उन्होंने शिलान्यास किया था। और आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, उद्घाटन होने वाला है, कुछ ही क्षणों में होने वाला है। और इस पुल की लागत जो है 509 करोड़ की लागत से ये बना है। 35 स्पेन का पुल है और 1.5 किलोमीटर में यह पुल बना है। और साहेबगंज में लगभग यहाँ 8 किलोमीटर इसके अप्रोच सड़क बनाए गए हैं और छपरा साइड में 11 किलोमीटर, कुल 19 किलोमीटर अप्रोच सड़क बना है। और ये पुल, बंगरा घाट पुल के बनने से लगभग छपरा की दूरी अब साहेबगंज से मात्र 73 किलोमीटर हो गई। तो बंगरा घाट इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, सीवान, ये सारे दूरी कम हो गए। इससे आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी, समृद्धि आएगी। जाहिर तौर पर ये जो बंगरा घाट महासेतु है, इसके बहुत लंबे समय से डिमांड थी और जो आज पूरा होने वाली है। और मुख्यमंत्री इसे बिहार की जनता को, खासकर गोपालगंज को समर्पित करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
तो सीएम आज तोहफा देंगे और जब वो ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे तो वो तस्वीर भी न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको सबसे पहले दिखाएगा। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बारिश के बीच जिंदगी की इस जंग की। छपरा में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण मढ़ौरा के गढ़देवी चौक पर एक विशाल पेड़ गिर गया है। पेड़ गिरने के कारण एक व्यक्ति का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर के मालिक ने बताया कि वे लोग पहले से ही पेड़ के गिरने की आशंका जता रहे थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने के कारण इलाके की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। तो तस्वीरें छपरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये विशालकाय पेड़ गिर गया और इस पेड़ के गिरने की वजह से घर भी क्षतिग्रस्त हुआ। जैसा कि घर के मालिक दावा कर रहे हैं कि लगातार उनको आशंका बनी हुई थी कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। इस बारे में उन्होंने प्रशासन को सूचित भी किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। और बता दें कि परेशानी सिर्फ इस घर के मालिक की नहीं है, इस घर में रहने वाले लोगों की ही नहीं है। पेड़ गिरने की वजह से आसपास की जो बिजली व्यवस्था है वो भी बाधित हुई है। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद बाढ़ का पानी हर रोज नए नए गांव में घुस रहा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बैकुंठपुर, सिंधवलिया और बरौलू प्रखंड में है। इसके अलावा मांझागढ़ और सदर प्रखंड भी आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन लोगों तक राहत बचाव पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन बरौली प्रखंड के जाफर टोला के लोगों तक अब तक कोई मदद नहीं पहुंची। जाफर टोला में एक सप्ताह से बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने घर की छतों पर शरण ले रखा है। हफ्ता से हमनी पानी में रहता नहीं सो छत के ऊपर, घर में पानी घुस गइल बा, लड़का सन के खाए के दिक्कत होता, हमरा कुछ नहीं के मिलत। टोला घर है, ईटा पर रहता नहीं सो, घर डूब गइल बाटे। कब से डूबल बा? 4 दिन होए गई। कोई आओ तो खा पिए देबे? कहाँ पूछो ना। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 31 की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां लोग एक महीने से जल प्रलय का दंश झेल रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, कई लोग ऊंचे स्थान पर चले गए हैं और जो है उन लोगों ने अपने पैसे से चचरी का पुल बनाया है। 1 महीने बाद भी ना तो वार्ड पार्षद, ना विधायक और ना ही सांसद ने इनकी सुध ली। कैसे रह रहे हैं आप लोग? ये हम लोगों का जीवन अभी बहुत पानी के कारण अस्त व्यस्त है। हम लोगों का आवागमन का सारा सुविधा बंद हो चुका है, पानी पीने का साधन बंद हो चुका है, शौचालय भी करीब करीब सबका भर चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे जी रहे हैं। बहुत ज्यादा है सर। मेरा घर देखिए उधर डूबा हुआ है, आंटी का घर है, फिर इधर देखिए ये भी डूबा हुआ है। उसके बाद हम लोग बहुत बोले ना कि पानी जो होता है ना मोटर का पानी, वो भी इतना बदबू बुला रहा है। उसके बाद जो एक पानी आता है टंकी में देने के लिए सप्लाई वाला, वो भी नहीं आ पा रहा है। कैसे जाएगा? कोई सुविधा है ना। एक होता है कि नाव भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, या फिर कोई खेमका इधर का जो भी है वो सब कुछ करते, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो एक चचरी हम लोग बनाया अपने व्यवस्था के लिए, वो भी स्वयं अपना पैसा से। बिहार के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं और लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखा है, चाहे वो बांध हो, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक का किनारा हो। बाढ़ के विस्थापितों तक सरकार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सभी बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंच पा रही है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। तारीखें बदली, महीना बदल गया, नहीं बदली तो बिहार के उस इलाके की तस्वीर जहां बाढ़ की पानी ने डेरा जमा रखा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक को छोड़ बाकी नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित हैं, जिनमें 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाई जा रही है। राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन विधान प्रखंड में वाटरवेज बांध पर शरण लिए लोगों तक राहत नहीं पहुंची। तो अभी तक कोई प्रशासनिक लोग कोई ऐसा प्रशासन कोई ऐसा तो थारा है नहीं ना कोई देखे ना तो थारा नहीं दबो दिन कोई कुछ नहीं दल। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर प्रखंड के हालात भी कमोबेश समस्तीपुर जैसे ही हैं। सड़क, घर, दुकान,
मकान, मंदिर सब पानी पानी है। सिनवारा गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि करीब 20 दिनों से वो लोग बांध पर हैं, लेकिन अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। नहीं मिलल, नहीं मुखिया तरफ से कुछ मिलल, नहीं सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूख के तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। बाढ़ में अपना सब कुछ गवा चुके सीतामढ़ी के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। रुन्नी सैदपुर में बाढ़ से विस्थापित लोग रेलवे ट्रैक के किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर पल इनकी जिंदगी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि किसी ने अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। देखते हैं तो यहाँ परेशानी ऐसा है, न खाने का ठीक है, न कोई ठीक है। पन्नी 2 बार कीना, दोनों बार में अंधार पर उड़िया दिया है ना, कोई उपाय नहीं है। अब ये मधेपुरा की तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई तो लोगों ने जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी की नाव को खेना शुरू कर दिया। मतलब हालात हर जगह के एक से ही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, दरभंगा से विपिन, सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति पर आपने देखी, जहां सड़कों पर घरों में पानी ही पानी, कहीं नाव तो कहीं जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी चल रही है। चलिए बढ़ते आगे और अब हम बात करेंगे बारिश की। जी हां, पटना और आसपास के इलाके में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह पटना में घने बादलों के कारण अंधेरा छा गया। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलती नजर आई। तो तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। बताएं कि ये तस्वीर जो है शाम या अंधेरे की नहीं है, ये सुबह का वक्त है जहां बारिश हुई और अंधेरा छा गया और ऐसे में लोगों को रेड लाइट, जी हां हेडलाइट चलाकर ही यहां पर आवागमन करने में सुविधा हो रही थी। तो देखिए कि कुछ लोग हैं जो पन्नी ओढ़कर बरसात से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं गाड़ियां जो है हेडलाइट जलाकर चल रही है। तो सुबह 9 बजे की ये तस्वीर है। राजधानी पटना में मंगलवार की रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। आप बेली रोड का नज़ारा देखिए, जो गाड़ियां हैं उसके हेडलाइट्स भी जले हुए हैं और लगातार जो रोशनी है वो कम हो रही है। जाहिर सी बात है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में लाइट का कम होना लाजमी है। ऐसे में जो गाड़ियाँ चल रही है बेली रोड पर, आप देख रहे होंगे मैक्सिमम गाड़ियों के हेडलाइट जल गए हैं, यानी अंधेरा है और अंधेरे के बीच हेडलाइट्स और इंडिकेटर के साथ गाड़ियाँ सरपट भाग रही हैं। और निश्चित तौर पर जो बारिश हुई है उससे राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस राहत के बीच राजधानी के कई इलाके हैं जो जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। और कमोबेश हर बार स्थिति ऐसी ही होती है कि राजधानी पटना में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हर इलाका जो है वो चाहे पौष हो या आम हो वो पानी से भर जाता है। देखिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके हेडलाइट जो है वो लगातार जल रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना में रोशनी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और कई दिनों के बाद पटना में एक बार फिर से झमाझम बारिश, और जाहिर सी बात है गर्मी से सुकून, लेकिन जल जमाव की समस्या भी बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में राज्य सरकारों के साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों का पक्ष जाना जाएगा। और इन सब के बीच आपको बताएं कि कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। रूस में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद अब भारत भी कोरोना वैक्सीन का डोज देने की तैयारी कर रहा है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का 2 फेज पूरा हो गया है और अब तक सफल रहा है। तो आपको बताएं कि कोवैक्सीन का चल रहा ह्यूमन ट्रायल 2 फेज में हो चुके हैं और पूरे ट्रायल का तीसरा डोज 21 अगस्त को अक्टूबर तक ह्यूमन ट्रायल होगा पूरा। तो अक्टूबर तक ह्यूमन ट्रायल पूरा होगा, ये जानकारी हमने आपको दी।
आगे आपको बताएं कि भारत में कोरोना के 23,29,638 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,43,648 एक्टिव केस हैं। 16,39,599 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि इस बीच 46,091 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 70.38% हो चुका है। तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले कई दिनों से मरीजों का इलाज किए जाने के बावजूद सरकार की तरफ से इलाज का रेट तय नहीं हुआ है। ऐसे में निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसा लूट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी है। राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों को इलाज करने की मंजूरी मिली है, लेकिन कोविड-19 इलाज के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल कोई रेट तय नहीं है, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। पटना सिटी के रहने वाले संजीव कुमार सुमन के चाचा एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 10 दिनों में कोविड-19 इलाज के नाम पर इनसे अस्पताल प्रबंधन 4 लाख रुपए ऐंठ चुका है। पहला दिन है 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए, उस बाद का कोरोना का टेस्ट होगा, ये सब करके अभी तक लगभग 4 लाख रुपए हम लोग लगा दिए हैं। अभी हम लोग मतलब कि अपने पेशेंट को लेना है तो आज का बिल मांग रहे हैं। पटना के निजी अस्पताल जिन्हें कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति मिली है, कमोबेश सभी में इलाज के नाम पर लूट मची है। यदि किसी मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो परिजनों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताया जाता है। इलाज के नाम पर मनमाना बिल पकड़ा दिया जाता है। आईएमए से जुड़े डॉक्टर भी इसे गंभीर मानते हैं। राज्य सरकार से जल्द इलाज की राशि तय करने की मांग करते हैं। आईएमए नहीं चाहता था कि सरकार उनका रेट तय करे, उन्हें खुद भी ये सब व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन अब जब लोगों की शिकायत आ रही है तो अगर सरकार उनके रेट को रैशनल वे में तय करती है तो आईएमए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की राशि तय करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से कमेटी की अंतिम बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल डीडीसी ही जिलाधिकारी का काम देख रहे हैं। वे रेट तय करने को लेकर गंभीर नहीं हैं, जिसका खामियाजा राजधानी वासी झेल रहे हैं। कोरोना इलाज के नाम पर निजी अस्पताल पैसा लूट रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। एक और तो कोरोना से महामारी और दूसरी तरफ निजी अस्पतालों की मनमानी। चलिए बढ़ते आगे, आपको एक अहम खबर बताते हैं, जहां एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है, जनता की हिफाजत करना। लेकिन छपरा में एक जनप्रतिनिधि ने मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। बनियापुर में बीजेपी नेता सुजीत पुरी ने डॉक्टर मुमताज की अपने समर्थकों के साथ पिटाई कर डाली। डॉक्टर मुमताज की क्लिनिक में बीजेपी नेता सुजीत पुरी ने धावा बोला और जमकर डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया। इस पूरी घटना का वीडियो डॉक्टर ने वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुमताज ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस आपत्तिजनक पोस्ट को देखकर बीजेपी नेता सुजीत पुरी इतने भड़क गए कि सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पर समर्थकों के साथ पहुंच गए और फिर डॉक्टर की पिटाई कर डाली। इस मामले में सारण एसपी के आदेश पर दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डॉक्टर मुमताज पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर एफआईआर की गई है, तो बीजेपी नेता सुजीत पुरी पर कानून को हाथ में लेने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। मोदी जी को पास करोगे? क्या करता है जी? आगे बढ़ गया तू। मोदी जी का बीजेपी नेता की दबंगई के बाद सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो सवाल आपको बताएं कि क्या जनप्रतिनिधि को इतना अधिकार है कि वो डॉक्टर को इस तरीके से धमकाने पहुंच जाए? सवाल देखिए, जनप्रतिनिधि से जनता सीखती है, इनसे क्या सीखेगी जनता? अगर ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो इनसे हमें क्या सीख मिलेगी? क्या जनप्रतिनिधि को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? तो बीजेपी नेता की दबंगई है और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्ट थी तो एफआईआर करते, खुद कानून हाथ में लेने की इनको क्या दरकार थी? जनप्रतिनिधि से जनता सीखती है और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि हो तो जनता इनसे ना ही सीखे तो बेहतर है। नंगा फुल डाल दे हो, पास करोगे मोदी जी को? मोदी जी को पास करोगे?
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सुशांत के परिवार की भावनात्मक चिट्ठी सामने आई है। परिवार ने 9 पन्ने की ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में परिवार ने व्यक्त की है अपनी पीड़ा। तो यहां पर सुशांत के परिवार ने भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी जो है वो 9 पन्ने की है और इस चिट्ठी में क्या है वो भी आपको हम बताएं। चिट्ठी में परिवार ने अपनी परेशानी, अपने दुख को व्यक्त किया है और कहा है कि जो हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। साथ ही सुशांत को ठगों, बदमाशों और लालचियों ने घेरा। चिट्ठी में सुशांत पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया गया है। तो 9 पेज की ये चिट्ठी है और उसमें अपनी पीड़ा सुशांत के परिवार ने व्यक्त की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक प्रभाकर कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, यहां पर अब सुशांत के परिवार की चिट्ठी 9 पन्नों की सामने आ गई है। उन्होंने पूरा अपना पक्ष रखा है। कई आरोप भी लगाए कि अब तक सुशांत को लालची लोगों ने घेर रखा था। क्या कहेंगे इस चिट्ठी के बाद? ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये पहला वक्तव्य है जो सुशांत के परिवार ने इस तरह से सीधी तौर पे मीडिया के थ्रू लोगों से बात की है और मीडिया से भी बात की है। आज तक सुशांत का परिवार जो है वो मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आया है और बसता रहा है। ये चिट्ठी जो है ये काफी भावनात्मक चिट्ठी है, जैसा आपने बोला, और ये उनकी पीड़ा को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे एक परिवार जिसका बेटा नहीं रहा, उसके बाद उसे मेंटल पेशेंट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। कैसे एक एक करके पूरे परिवार के हमला किया जा रहा है, चाहे वो उसके पिता हों या उनकी बहनें हों, और कैसे बताया जा रहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था और पीआर एजेंसी तक लोगों ने हायर कर दिया है। ये इशारा महाराष्ट्र में जो कैंपेन हो रहा है सुशांत के मामले में, खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जुड़े हैं उनके ऊपर है कि कैसे पीआर एजेंसी को हायर कर लिया गया है और वो पीआर एजेंसी जो है अब सुशांत के खिलाफ कैंपेन में जुटी है। कैसे एक एक करके परिवार के लोगों को धमकी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कवायद चल रही है और उसी से सुशांत का परिवार नाराज दिख रहा है। तमाम जानकारी के लिए प्रभाकर आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।